हेलो गाइस। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों जो सीरीज चल रही थी क्वेश्चंस की, उसमें से हम मिक्स क्वेश्चन करवा रहे थे। उसमें आज है ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन, जिसको आप लोग पढ़िए और इसका जवाब देने की कोशिश करिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक काम करिए, आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर और जितने भी ग्रुप हैं, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, जहां आपको अच्छा लगता है वहां पर वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि इससे मैं भी मोटिवेट होता रहूँ, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो ज़्यादा देर ना करते हुए। चलो पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग ऑप्शंस पढ़िए पहले। सबसे पहला दिहांग नदी, पद्मा नदी, मेघना नदी और जमुना नदी। दिहांग, पद्मा, मेघना और जमुना नदी। तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर बता रहा हूं आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जमुना नदी। क्या हो जाएगा? जमुना नदी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन करता हूं, कितना एक्सप्लेन करता हूं आप लोग देखते जाओ बस, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम आपको एक नदी जैसे आकृति बना दें। ठीक है, ये नदी है। तो देखिए यहाँ पर एक ग्लेशियर है, यहाँ पर एक ग्लेशियर जिसका नाम है आंगशी ग्लेशियर। क्या नाम है? आंगशी ग्लेशियर। क्या नाम है? तो आंगशी ग्लेशियर। क्या नाम है इसका? आंगशी ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर को मैं इस आकार में बना रहा हूँ, उसी को आंगशी ग्लेशियर है। इसी के पास में एक और ग्लेशियर पाया जाता है जिसको बोलते हैं चेमयांगडोंग ग्लेशियर। क्या बोलते हैं? चेमयांगडोंग ग्लेशियर। ठीक है, चेमयांगडोंग ग्लेशियर जो तिब्बत में पाया जाता है। लालू कहाँ पाया जाएगा? तिब्बत में। कहाँ पाया जाएगा? तिब्बत में। ठीक है, कहाँ पाया जाएगा? तो तिब्बत में पाया जाता है। कौन सा ग्लेशियर? आंगशी ग्लेशियर, या फिर उसे हम कह सकते हैं कि चेमयांगडोंग ग्लेशियर। ठीक है, तिब्बत में, जो इस समय किसके अंडर में है? तो चीन के कब्जे में। ठीक है, यहां से एक नदी निकलेगी, यहां से एक नदी निकलती जिसका नाम होता है सापू नदी। क्या नाम है? शापू नदी। क्या नाम है इसका? शापू नदी, या और इसे हम कह सकते हैं सांगपो नदी। क्या कहते हैं? सांगपो नदी। क्या कह सकते हैं इसको? सापू या फिर सांगपो नदी। ये सापू और सांगपो नदी से कहाँ कहा जाता है? तो लालो इसको तिब्बत में सापू या फिर सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे आएगी और यहाँ से, ठीक है, ये भारत का इलाका है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से भारत आता है। ठीक है, और भारत में एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है नामचा बरवा पर्वत। क्या नाम है? नामचा बरवा पर्वत। ठीक है, क्या नाम है? नामचा बरवा पर्वत। ठीक है, नामचा बरवा पर्वत। यहाँ से ये सापू नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, कहाँ प्रवेश करेगी? भारत में। ठीक है, कहाँ प्रवेश करेगी? भारत में प्रवेश करेगी। और जब भारत में प्रवेश करेगी अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका अरुणाचल प्रदेश में नाम हो जाएगा इसका दिहांग नदी। क्या हो जाएगा? दिहांग नदी। ठीक है, तो देखो दो नाम बदल चुकी है अभी तक। पहले तिब्बत में सांपो या सांगपो, ठीक है, और तीसरे, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जब आएगी तो इसको दिहांग नदी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, दिहांग नदी से नाम से जाना जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये नदी क्या कर रही है? मुड़ रही है। ठीक है, ये नदी यहाँ से क्या हो रही है? मुड़ रही है। तो नदी को, जब नदी अपने आप से अचानक से मुड़ जाती है तो इसको बोलते हैं कैनियन। क्या बोलते हैं इसको? कैनियन बोलते हैं। कैनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनियन। कैनियन का मतलब होता है नदी का मुड़ना। क्या बोल सकते हैं इसको? नदी का मुड़ना ही क्या कहलाता है? कैनियन कहलाता है। क्या कहलाता है? कैनियन कहलाता है। तो ये नदी जो है कैनियन कहाँ बनाएगी? तो अरुणाचल प्रदेश में कैनियन का निर्माण करेगी। लालो एक बात याद रखना, सबसे पहली इसमें सहायक नदी आएगी तुम्हारी दिबांग नदी। क्या नाम है इसका? दिबांग नदी। लालो एक बार देख लो जरा, यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं? सब कुछ दिख रहा है। आई होप यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा। चलो मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। चलिए कोई टेंशन ना लेने का आप लोग। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, दिबांग नदी। कौन सी? दिबांग नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? दिबांग नदी। ठीक है, दिबांग नदी। एक इसमें और यहाँ से नदी जाएगी,
इस तरफ से नदी जाएगी और दिबांग नदी जहां पर है वहीं पर मिल जाएगी। इस नदी का नाम है लोहित नदी। कौन सी? लोहित नदी। ठीक है, लोहित नदी, लोहित नदी। ये तो दिख रहा होगा ना, ये तो दिख रहा होगा लालो। ठीक है, चलो ये दिख रहा है, सब बढ़िया। लोहित नदी, ठीक है, लोहित नदी, लोहित नदी, लोहित नदी। ये नदियां जहां पर मिलेंगी, जहां पर मिलेंगी तो उसको बोलते हैं पासी घाट। क्या बोलते हैं? पासी घाट। क्या बोलते हैं? पासी घाट। क्या बोलते हैं इसको? पासी घाट बोलते हैं। और ये पासी घाट है कहाँ पे? पासी घाट कहाँ पे है लालो? तो ये आप लोग बताओगे असम में है। कहाँ पर है? असम में है। कहाँ पर है? असम में। पासी घाट कहाँ है? तो पासी घाट असम में हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही यहाँ से असम से प्रवेश करेगी, जैसे ही अरुणाचल प्रदेश से ये असम में प्रवेश कर रही है, इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अब इसका नाम क्या पड़ा है? ब्रह्मपुत्र नदी। क्या पड़ा है? ब्रह्मपुत्र नदी। कहाँ प्रवेश करी है? जब भारत के असम राज्य में जब इसने प्रवेश किया तब इसका नाम क्या हो गया? ब्रह्मपुत्र नदी हो गया। ठीक है, एक बात याद रखना, लोहित नदी पे एक ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, एक ब्रिज बना हुआ है जिसका नाम है भूपेन हजारिका प्रसाद ब्रिज। ठीक है, क्या नाम है इसका? भूपेन हजारिका प्रसाद ब्रिज, जिसका उद्घाटन कब किया गया था? तो इसका उद्घाटन लिख लेना आप लोग। उद्घाटन इसका किया गया था 26 मई 2017 को। 26 मई 2017 को इसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको क्या किया जाता है? उद्घाटन किया जाता है। कब किया गया था? 2017 में। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर। अगर इसको किलोमीटर में आप लोग ना लिखना चाहें, अगर मील में कभी आंसर आ जाए तो मील में आप लोग बताएंगे 5.69 मील। ठीक है, मील। ठीक है, 5.69 मील इसकी क्या है? इसकी डिस्टेंस है, यानी कि किलोमीटर इतना मील है ये। अगर किलोमीटर में पूछ ले तो 9.15 किलोमीटर। किसने इसका उद्घाटन किया? तो नरेंद्र मोदी ने। कब बनकर तैयार हुआ? 26 मई 2017 को। इसका नाम क्या है? भूपेन हजारिका प्रसाद ब्रिज। और किस नदी पर है? तो आप लोग क्या बताएंगे? लोहित नदी पर। अब लोहित और दिबांग जहां पर मिलती हैं वो है पासी घाट। और आपको पता है जहां पर तीन नदियां मिलती हैं, तीन नदियां आपस में मिलती हैं, उसको बोलते हैं संगम। क्या बोलते हैं उसको? संगम। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? संगम। सॉरी, उसको बोलते हैं प्रयाग। क्या बोलते हैं उसको? प्रयाग। क्या बोलेंगे? प्रयाग बोलेंगे। ठीक है, और जहां दो नदियां आपस में मिलेंगी उसको क्या बोलेंगे? तो उसको संगम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संगम बोलेंगे। चलो अब आगे हम बात करते हैं। ठीक है, अब देखना आगे। इसके बाद जब यहाँ से आओगे तो एक नदी है, एक यहाँ पर नदी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर नदी मिलेगी, इसका नाम है शुभानसिरी। ठीक है, क्या नाम है? शुभानसिरी नदी। ठीक है, कौन सी है? शुभानसिरी नदी। और ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी। कौन सी है? इसको बोलेंगे कि ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो क्या बताओगे? शुभानसिरी। ठीक है, शुभानसिरी। इसके बाद एक और नदी यहाँ से मिलती है जिसका नाम है मानस नदी। क्या नाम है? मानस नदी। ठीक है, क्या नाम है इसका? मानस नदी नाम है। और इसी मानस नदी के किनारे मानस टाइगर रिजर्व स्थित है। कौन सा? मानस राष्ट्रीय उद्यान। क्या बोलेंगे उसको? मानस राष्ट्रीय उद्यान। किस नदी के किनारे स्थित? तो आप लोग बताओगे कि मानस नदी के किनारे। ठीक है, इसके बाद एक और नदी यहाँ पर आएगी, इसका नाम है तीस्ता नदी। क्या नाम है? तीस्ता नदी। ठीक है, तो कौन कौन सी नदियां? ठीक है, देखो लालो, एक बात याद रखना, ये नदी ऐसे बह रही है, ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो इसका बायां साइड कौन सा हो जाएगा? बायां। ये वाला बायां हो जाएगा और दायां कौन सा हो जाएगा? ये नीचे वाला हो जाएगा। क्योंकि जो काला वाला भाग होता है इसको बायां बोलते हैं और जो व्हाइट वाला भाग होगा ना इसको दायां बोलेंगे। तो ऐसे बह रही है तो इसका बाएं साइड से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हो जाएंगी? तो आप लोग बताओगे शुभानसिरी, मानस, तीस्ता। ठीक है, और दाएं साइड से कौन सी? दाएं साइड से दिबांग, लोहित।
और एक नदी यहाँ से आएगी जिसका नाम है बूढ़ी दिहांग। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बूढ़ी दिहांग। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बूढ़ी दिहांग। ठीक है, बूढ़ी दिहांग। ओके, इसके बाद यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी और यहाँ पर पड़ता है चांदपुर नामक स्थान। कौन सा? चांदपुर, जो बांग्लादेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बांग्लादेश में स्थित है, बांग्लादेश में स्थित है। और जब ये नदी बांग्लादेश में इंटर करती है चांदपुर से, तो इसका नाम हो जाता है जमुना नदी। ठीक है, जमुना नदी, जो तुम्हारा राइट आंसर था। कौन सा? जमुना नदी। कहाँ प्रवेश करेगी? जब प्रवेश करेगी बांग्लादेश में, तब इसका नाम हो जाएगा जमुना नदी। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को पता है कि गंगा नदी जो है वो भी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और जैसे इसने बांग्लादेश में प्रवेश किया था, तो इसका नाम क्या हो गया था? पद्मा हो गया था, पद्मा हो गया था। और ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या हो गया? जमुना हो गया। ये दोनों जहां पर मिल जाती हैं तो एक नई धारा का निर्माण करती हैं, और उसका नाम है मेघना नदी। क्या नाम है? मेघना नदी। ठीक है, यानी कि संयुक्त धारा है ये किसकी किसकी? पद्मा और जमुना की। तो मेघना नदी मिलती है, और यही मेघना नदी जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। और बंगाल की खाड़ी में जब गिरेगी तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करेगी। किसका? डेल्टा का निर्माण करेगी। इसका नाम क्या हो जाएगा? सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा। और यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाएंगे वो सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाएंगे। कौन से वृक्ष पाए जाएंगे? सुंदरी वृक्ष पाए जाएंगे। कौन से? सुंदरी वृक्ष पाए जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से जरा रिवीजन कर लीजिए आप लोग। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं हट गया हूँ पूरी तरह से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर स्क्रीनशॉट ले चुके हो तो मैं इसको रफ करूँ। ठीक है दोस्तों, मैं रफ कर रहा हूँ, आप लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग यार लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो जरूर। और अपनी फ्रेंड सर्कल में इसको क्या करिए? शेयर कीजिए। ओके गाइस, चलिए कुछ और बात करते हैं हम इसमें। इसी नदी की जो तुम्हारी ब्रह्मपुत्र नदी है, इसी नदी पे बनता है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। कौन सा? नदी द्वीप। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है माजुली नदी द्वीप। क्या नाम है उसका? माजुली नदी द्वीप। ठीक है, क्या नाम है उसका? माजुली नदी द्वीप। ठीक है, माजुली नदी द्वीप। ठीक है, इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी पे नेशनल वाटरवे 2 स्थित है। कौन सा? नेशनल वाटरवे 2। ठीक है, NW मैं पूरा लिख देता हूँ जरा। नेशनल वाटरवे सेकेंड, जो हुबली से लेके, कहां से? हुबली, जो किस नदी पे स्थित है? जो बताओगे? ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है, अब बात आई है असम की। ठीक है, तो असम के मैं जरा राष्ट्रीय उद्यान लिख देता हूँ। राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। असम के राष्ट्रीय उद्यान आपको बहुत जरूरी है याद करना। तो सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस से पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर 1 हो जाएगा तुम्हारा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। तीसरे की बात करोगे तो हो जाएगा औरंग राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? औरंग राष्ट्रीय उद्यान। अगर चौथे की बात करोगे तो चौथा हो जाएगा देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। अगर पांचवें की बात करोगे तो पांचवा तुम्हारा हो जाएगा डिब्रू सैखोई। ठीक है, डिब्रू सैखोई
राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? डिब्रू सैखोई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और एक और बचेगा तुम्हारा अभी छठा नंबर का, उसका नाम है मानस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? मानस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो एक बार फिर से जरा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप है। किस नदी पे स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। नेशनल वाटरवे 2 कहाँ स्थित है? बताओगे ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। असम के राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कौन कौन से? असम के राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, असम के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हो जाएंगे? तो सबसे पहला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो किसके लिए प्रसिद्ध है लालो? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद जो नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो नामेरी राष्ट्रीय उद्यान में भी क्या पाए जाते हैं? हाथी पाए जाते हैं। कौन? हाथी पाए जाते हैं। इसके बाद औरंग राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकाई, ये भारत का सबसे नवीनतम, भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, और डिब्रू सैखोई, और लास्ट में मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा। अब मैं चलता हूँ दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलो मैं रफ करूँ इसको। चलो, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। बिल्कुल आप लोग कमेंट कर दिया करिए यार, कमेंट करने में क्या आता है, पैसे थोड़ी हो जाते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं, पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं आप लोगों की, सब्सक्राइब ही तो करना है यार, सब्सक्राइब ही तो करना है। अमेजिंग वीडियो दे रहा हूँ, इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ आपको। चलिए दूसरा लिखते हैं हम लोग। सरहिंद नदी किस नदी से पानी लेती है? जो एक सरहिंद नहर है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, सरहिंद नहर किस नदी से पानी लेती है? किस नदी से पानी लेती है? ठीक है, सरहिंद जो नहर है वो किस नदी से पानी लेती है? तो एक नंबर हो जाएगा तुम्हारा सतलज नदी, दूसरा हो जाएगा कावेरी नदी, और तीसरा हो जाएगा गंगा नदी, और चौथा हो जाएगा सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी। ठीक है, कौन सी? सिंधु नदी। तो जरा क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग जरा आंसर फाइंड करिएगा जरा। तो देखिए, सरहिंद नहर जो है वो किस नदी से पानी लेती है? तो आप लोग क्या बताएंगे? सतलज नदी, कावेरी, गंगा और सिंधु नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी। क्या हो जाएगा? सतलज नदी। ठीक है, तो बात आई है सतलज नदी की, तो सतलज नदी से पानी को इकट्ठा करती है। ठीक है, और पानी को वहां से इकट्ठा करके ये पंजाब राज्य के क्षेत्र को क्या करेगी? सिंचित करेगी। किसको? पंजाब राज्य के क्षेत्र को सिंचित करेगी। यानी कि हम देखते हैं पहले कि ये जो सतलज नदी है एक्चुअली में ये निकलती कहाँ से? ठीक है, तो सतलज नदी, पॉइंट डाल लीजिए आप लोग, सतलज। मेरे साथ में आप लोग लिखते रहिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, कॉपी उठाइए और मेरे साथ लिखते जाइए, बिना कॉपी के मत देखना यार। ठीक है, बिना कॉपी के मत देखना, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, कॉपी उठाइए और लिखते जाइए मेरे साथ। ठीक है, सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी। चलो सतलज नदी की बात करते हैं, तो ये कहाँ से निकलेगी? तो ये निकलेगी कैलाश पर्वत से। कहाँ से निकलेगी? कैलाश पर्वत से। ठीक है, कैलाश पर्वत से निकलेगी। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? इसकी लंबाई जो है वो 1500 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, 1500 किलोमीटर। कितना? 1500 किलोमीटर इसकी क्या हो जाएगी? 1500 किलोमीटर इसकी क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी। ठीक है, ये भारत में कहाँ से प्रवेश करेगी? तो भारत में हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करेगी। और जब हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करेगी तो इसको रास्ते में एक दर्रा मिलेगा। क्या मिलेगा? दर्रा मिलेगा। उस दर्रे का नाम क्या है? तो उस दर्रे का नाम है सिपकिला दर्रा। कौन सा? सिपकिला दर्रा। कौन सा? सिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा? सिपकिला दर्रा। ठीक है, सिपकिला दर्रा। और ये
ये हिमाचल प्रदेश से होते हुए कहाँ पर पहुंच जाएगी, तो ये पाकिस्तान में जाएगी, ठीक है, पाकिस्तान में जाएगी, ठीक है, पाकिस्तान में जाएगी और पाकिस्तान में जाएगी और फिर इसके बाद अरब सागर में गिर जाएगी, ठीक है, कहाँ गिर जाएगी, अरब सागर में गिर जाएगी। ओके, तो ये सतलज नदी का पॉइंट था, क्या था, कहाँ से निकलेगी, कैलाश पर्वत से निकलेगी, लंबाई कितनी है, 1500 किलोमीटर है। कहाँ से भारत में प्रवेश करेगी, हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करेगी। निकलती कहाँ है, तो निकलती है कैलाश पर्वत से, जो कहाँ स्थित है, जो तिब्बत में स्थित है, जो तिब्बत में स्थित है, कहाँ स्थित है, तिब्बत में स्थित है। और दर्रा कौन सा हो जाएगा, तो सिपकिला दर्रा हो जाएगा और पाकिस्तान में जाएगी और अरब सागर में गिर जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग सरहिंद नहर की, ठीक है, किसकी, सरहिंद नहर की। तो सरहिंद नहर में हम लोग कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो सरहिंद नहर है, जो सरहिंद नहर है, जो सरहिंद नहर है, ये पंजाब की एक प्रमुख नहर है, ठीक है, पंजाब की एक प्रमुख नहर है, पंजाब की एक प्रमुख नहर है, ठीक है, नहर है, पंजाब की नहर है, जिसको शुरू किया गया था 1882 ईस्वी में। कब, 1882 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था, शुरू किया गया था। अभी पानी कहाँ से लेती है, मैंने बता दिया, किस नदी से, सतलज नदी से लेती है, सतलज नदी से लेती है, ठीक है, सतलज नदी से लेती है। जब इसको शुरू किया गया था, यानी 1882 में इसको शुरू किया गया था, तो तत्कालीन भारतीय गवर्नर, किसने, तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल, तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के द्वारा, किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको शुरू किया गया था, लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरू किया गया था। जो कब से कब तक थे गवर्नर जनरल, तो ये गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर जनरल जो थे 1880 से लेके 1884 तक। कब तक, 1880 से लेके 1884 तक कौन गवर्नर जनरल था, तो आप लोग बताएंगे लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन। एक बात याद यहाँ से आई होगी आपको, क्योंकि मैंने जो मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाई थी, आपको मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाई थी, उसको भी छोड़ो। और इसके बाद आधुनिक भारत में हमने आपको पढ़ाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, याद आया कुछ आपको, तो चलो याद आया हो तो बताते जाना आप लोग साथ में मेरे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासन काल में भारत में लाया गया था, तो वर्नाकुलर जो है, सबसे पहले तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो 1878 ईस्वी में, कब, 1878 ईस्वी में भारत आता है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जो इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मुख्य उद्देश्य था देसी भाषा में चल रहे समाचार पत्रों का, देसी भाषा में चल रहे समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना, क्या करना, प्रतिबंधित करना। अब ये प्रतिबंधित क्यों कर रहे थे, तो क्योंकि जो देसी भाषा में अखबार चल रहे थे ना, ये बहुत ज्यादा बुराई किसकी कर रहे थे, अंग्रेजी सरकार की कर रहे थे। और आपको भी पता है कि किसी सरकार की आप जो सत्ता पक्ष में है उसकी आप बुराई कर देंगे तो आपके ऊपर कुछ प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं, क्योंकि उसके पास पावर है। तो वैसा ही काम किसने किया, देसी भाषा में चल रहे समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है, जिसको भारतीय प्रेस अधिनियम 1878 के द्वारा भारत में लागू किया गया। इसको किसके द्वारा लाया गया था, तो लॉर्ड लिटन, कौन था, लॉर्ड लिटन उस समय क्या थे, भारत के गवर्नर जनरल थे, भारत के गवर्नर जनरल थे। अब सुनना जरा एक बार फिर से, सरहिंद नहर पंजाब की एक प्रमुख नहर है, 1882 में शुरू की गई थी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के द्वारा, ठीक है। जो गवर्नर जनरल थे वो 1880 से लेकर 1884 थे। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था वो 1878 में आया। क्यों आया, देसी भाषा में चल रहे समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए। जब ये भारत आया तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड लिटन थे। लेकिन इन्होंने लाया तो था, एक मुख्य समाचार पत्र था जिसका नाम था तुम्हारा, एक बात याद रखना जरा,
तो ये क्यों आएगा भारत में? देसी भाषा में चल रहे समाचार पत्रों को बंद करने के लिए, देसी भाषा में चल रहे समाचार पत्रों को बंद करने के लिए आएगा भारत में। लेकिन इसका एक मुख्य उद्देश्य था कि एक समाचार पत्र चल रहा था, उसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। क्या नाम था उसका? अमृत बाजार पत्रिका नाम का एक अखबार चलता था, जिसको लिखा किसके द्वारा गया था? तो जिसको लिखा गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया था। और ये मुख्य रूप से इसी अखबार को बंद करने के लिए लाया गया था। लेकिन हुआ क्या कि जब इसको पता चला सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कि ये तो मेरे पीछे पड़ गए हैं, तो इन्होंने अपने आप को रातों रात अपने अखबार को अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट कर लिया, चेंज कर लिया। ठीक है, चेंज कर लिया, क्योंकि जो प्रेस था ना ये देसी भाषाओं के लिए था। क्यों? अंग्रेजी भाषा में जो समाचार चल रहे थे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल देसी भाषाओं में बंगाली, गुजराती, हिंदी, ठीक है, कोंकणी, ये सब भाषाओं में जितने भी अखबार थे सबको बैन कर देना था इससे। लेकिन अंग्रेजी भाषा में बैन नहीं करना था, तो इसने क्या कर लिया? अंग्रेजी भाषा में अपने आप को चेंज कर लिया। कौन सा पत्र? तो बताओगे, अमृत बाजार पत्रिका। कौन सी? अमृत बाजार पत्रिका। लेकिन एक अखबार जो था वो बड़ा फेमस था, वो इसके चक्कर में फंस गया। उसका नाम था सोम प्रकाश। क्या नाम था उसका? सोम प्रकाश अखबार जो था वो इसके चक्कर में फंस गया। और ये किसके द्वारा लिखा जा रहा था, संपादित किया जा रहा था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। किसके द्वारा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा इसको संपादित किया जा रहा था। और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत बंद होने वाला पहला अखबार था जो बहुत ही भारत में फेमस था। तो अमृत बाजार पत्रिका को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लिया, इससे क्या होगा? ये बच गया। ठीक है, इससे बच गया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया। ठीक है, रद्द कर दिया गया। ठीक है, रद्द कर दिया गया। इस एक्ट को गला घोंटू एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? गला घोंटू एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? तो बताओगे, गला घोंटू एक्ट भी कहा जाता है। गला घोंटू एक्ट भी कहा जाता है। तो एक बात समझना कि यहाँ से कहानी क्या चल रही थी। ठीक है, कहानी क्या चल रही थी कि सरहिंद नहर किस नदी से अपना पानी लेती है? तो क्या बताओगे? सतलज नदी से लेती है। ठीक है, तो हमने बताया सतलज नदी के बारे में। सतलज नदी कैलाश पर्वत से निकलेगी, लंबाई 1500 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश से निकलेगी। हिमाचल प्रदेश के एक दर्रा है, सिप्ला दर्रा, वहां से भारत में प्रवेश करेगी। दर्रा क्या होता है? दर्रा वो होता है जो प्राकृतिक तरीके से पहाड़ों को काट करके रास्ता बनाया था, उसको दर्रा बोलते हैं। ये पाकिस्तान में जाएगी और अरब सागर में गिर जाएगी। इसके बाद हमने कहा कि सरहिंद नहर जो है पंजाब की एक प्रमुख नहर है। 1882 में शुरू की गई भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के द्वारा। गवर्नर जनरल ये कब से कब तक था? तो 1880 से लेकर 1884 तक। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 ईस्वी में आया। देसी भाषा में चल रहे समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए लॉर्ड जो लिटन थे, ये भारत के गवर्नर जनरल थे। कब से कब तक थे? तो ये तुम्हारे आ जाएंगे 1876 से लेके 80 तक। ठीक है, इनके ही शासन काल में क्या लाया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। अमृत, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था अमृत बाजार पत्रिका को बंद करना, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखी जा रही थी, समाचार पत्र था ये। लेकिन इनको जब पता चला तो इन्होंने अपने आप को अंग्रेजी भाषा में चेंज कर लिया, रातों रात चेंज कर लिया। ठीक है, तो अमृत बाजार पत्रिका क्या हो गई? बैन होने से बच गई। लेकिन
इसके इसके थ्रू एक और बड़ा अखबार बंद हो गया जिसका नाम था सोम प्रकाश। इसको ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इसके बाद अब जब लॉर्ड रिपन आएंगे तुम्हारे 1880 में इन्होंने क्या कर दिया, इस प्रेस एक्ट को बंद कर दिया, क्योंकि इसको क्या कहा जाता था, गलाघोटू एक्ट भी कहा जाता था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यार अगर वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, थैंक यू।